हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों आज अपनी संत रविदास लाइब्रेरी श्याम सुख के अंदर जो अपना 21वें नंबर का वीकली टेस्ट हुआ है, आज हम उसका सलूशन करेंगे। दोस्तों इसके अंदर हम सबसे पहले मैथ जो अपनी रीजनिंग है उनका सलूशन करेंगे और बाद में हम अपना जो बचा हुआ पोर्शन है उसका हम सलूशन करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हम अपना जो मैथ और जो रीजनिंग है उसका जो सलूशन है उसको हम शुरू करते हैं। जो अपने 41 से लेकर जो 70 तक जो क्वेश्चन हमने इसके अंदर मैथ और जो रीजनिंग के दिए हैं उसका हम सलूशन करेंगे। और इसके अंदर हमने जो 41वें नंबर पर जो सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर दिया है वो है दोस्तों 3 धनात्मक संख्याएं जिनके औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है। हमें सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है कि सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है। हम दोस्तों हमें पता नहीं है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है और हमें ये भी नहीं पता दोस्तों कि वो जो 3 इसमें धनात्मक संख्याएं हैं वो दोस्तों कौन से धनात्मक संख्याएं हैं। तो हम दोस्तों इसके अंदर मान के चलते हैं कि हम ऐसे मानेंगे कि वो तीनों जो धनात्मक संख्याएं हैं वो अपनी एक x है और दूसरी जो y है और एक हम z मान लेते हैं। ये 3 अपनी जो धनात्मक संख्याएं हमें मान के चलते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इन तीनों का औसत हमें दिया हुआ है। इन जो तीनों का औसत हमें दिया हुआ है और ये कहता है कि इन जो तीनों का औसत का 1/3 इन जो यदि हम इनका औसत कैसे ज्ञात करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे और ये जो जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 ये 3 संख्याएं हम इसको 3 से भाग दे देंगे तो ये दोस्तों इसका औसत आ जाएगा। क्योंकि जितनी संख्याएं होती हैं उनको यदि हम जोड़ दें और उन संख्याओं जितनी वे संख्याएं होती है उतने से हम उनको भाग दे दें तो अपना औसत आ जाएगा। और इसका कहता है कि 1/3 यानी 1/3 यदि हम इसका कर दें, इसका 1/3 जो तिहाई सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। दोस्तों इसके अंदर हम सबसे बड़ी संख्या x माननी है, उससे छोटी संख्या फिर हमने y माननी है और सबसे छोटी संख्या हमने इसके अंदर z माननी है। तो इस हिसाब से हम करें तो ये कहता है कि इन जो संख्याओं का औसत का 1/3 जो है ये सबसे बड़ी संख्या अपनी कौन सी है, x। उस x से 8 कम है यानी ये 8 कम है। ये जो इस संख्या का औसत का जो हम 1/3 करें तो वो 8 कम है इस सबसे बड़ी संख्या का। यदि ये 8 कम है और हम इसको भी 8 कम कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर हमने बराबर का निशान लगा दिया। यानी इसमें स्पष्ट तौर पर यही बात बोली है कि इन 3 संख्याओं के औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। यदि 8 कम है तो इसको भी हमने 8 से कम हमने कर दिया। बस यही है अभी तक हमने किया है। दूसरा इसने बोला है कि सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है। यानी सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका औसत 8 है। इनका औसत हम कैसे ज्ञात करेंगे कि y प्लस में z बटे में ये 2 संख्याएं हैं तो हम 2 से भाग देंगे। इनका जो औसत है वो दोस्तों 8 है, वो 8 है। इनका औसत यदि 8 है तो ये 2 ही साइड में भाग में है, उस साइड में जाके ये गुणा में हो जाएगा। तो अपनी जो y प्लस में z की जो वैल्यू है वो दोस्तों अपनी 16 आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारा y प्लस में z आया हुआ है तो हम y प्लस में z के स्थान पर हम यहाँ पर 16 यानी y प्लस z का मान यहाँ पर रख देंगे तो हम इसमें x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यानी सबसे बड़ी संख्या हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे कि यहाँ पर जो y प्लस में z है इसके अंदर हम जो 16 y प्लस में z की वैल्यू हम रखेंगे 16 रखेंगे। इसके अंदर यदि हम 16 रखते हैं, यहाँ पर हमने 16 रख दिया। इसका 1/3 बोला है, इसका 1/3 हम यदि हम इसकी गुणा करेंगे तो अपना कितना आएगा, x प्लस में 16 की 1 के साथ करेंगे तो x प्लस 16 आ जाएगा। 3 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। बराबर में कितना है अपना x माइनस 8 में है। इस साइड में भाग में है, उस साइड में जाके गुणा में होगा तो 9 की इन दोनों के साथ गुणा करेंगे तो 9 की x के साथ गुणा करेंगे 9x आ जाएगा। 9 की 8 के साथ गुणा करेंगे तो 9 8 72 आ जाएगा। यहाँ पर अपना 72 आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले हम इसी साइड में लेके आएंगे। पहले से यहाँ पर x मौजूद है, 9x उस साइड में प्लस का है, इस साइड में आके ये माइनस का हो जाएगा। अब उस साइड में पहले से कितने मौजूद है, -72 है। ये इस साइड में प्लस के 16 है, उस साइड में जाके माइनस के 16 हो जाएंगे तो -16। अब हम x में से 9x घटाएंगे
तो माइनस का 8x बचेगा। उस साइड में अपने कितने हो जाएंगे, माइनस के 72 और माइनस के 16, माइनस के 88 हो जाएंगे। माइनस से माइनस कटेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 88, उस साइड में पहले से मौजूद है, ये 8 इसके गुणा में है, उस साइड में जाके भाग में होगा तो ये 11 कटेगा और x की वैल्यू अपनी आ जाएगी 11। यानी जो सबसे छोटी संख्या है वो जो सबसे बड़ी संख्या इसने पूछा है और सबसे बड़ी संख्या हमारी आ गई 11। तो इसका ऑप्शन नंबर जो अपना सी है इस क्वेश्चन का वो अपना सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 11 लिखा हुआ है। दोस्तों इसके अंदर कुछ नहीं करना, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बोला है हमें वैसे ही चलना है और उस हिसाब से हम यदि चलेंगे तो हमारी x जो हमारी सबसे बड़ी संख्या हमने मानी उसकी वैल्यू अपनी 11 आ जाएगी और सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो अपना ऑप्शन नंबर सी है जिसमें 11 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। अब दोस्तों अपना जो अगला प्रश्न है 42वें नंबर का प्रश्न है, एक लूडो गेम के पासे की कितनी भुजाएं होती है। यदि दोस्तों यदि हमने बचपन में और अब भी हम बहुत बार यदि हम लूडो खेलते हैं तो उसके अंदर जो पासा होता है उसकी हमें यदि भुजाएं होती है उसकी दोस्तों यदि भुजाएं गिन के देखते हैं तो वो हमारी 12 भुजाएं निकलती है। तो जो लूडो के जो पासा होता है उसकी दोस्तों 12 भुजाएं होती है। तो अपना ए ऑप्शन जिसमें 12 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर जो अपना 43 नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जो इसमें अंदर एक क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर हमें मान ज्ञात करना है। वो हमें मान कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम इसकी रकम यहाँ पे लिखते हैं 0.2 के ऊपर दिया हुआ है। अब हमें प्लस में 0.3 ये ऊपर दिया हुआ है और प्लस में 0.32 यानी 3 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। दोस्तों 2 के ऊपर जितना भी हमें दिया हो उतना हम यहाँ पर 9 लगा देते हैं। यानी यहाँ पर हमें एक जितना अंक के बाद में दिया हो, जो पॉइंट के बाद में जितना अंक के बाद में हमें दिया हो उतना हम नीचे 9 लगा देते हैं। 2 के बाद में ऊपर है तो हम 2/9 कर देंगे, प्लस में 3 के बाद में ऊपर है तो हम 3/9 कर देंगे। यहाँ पर हमारे 2 अंकों के बाद में है तो हम 2 9 लिखेंगे। 3 अंकों पर है यदि हम 3 9 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 अंकों पर है तो हमें यहाँ पर 32 लिखेंगे और 2 9 हम लिख देंगे। यहाँ पर 2 1 अंक है, पॉइंट के बाद में 1 अंक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 1 अंक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो 2 9 आएंगे, पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो 1 9 आएगा, पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो 1 9 आएगा। ऊपर जो हमें दिया हुआ है इसका हम हमेशा जो बटे है उसके में बटे में हम 9 लिखते हैं। अब हम यदि इसको करते हैं इसका अपना एलसीएम आ जाएगा 99 आ जाएगा। यदि हम इसको करेंगे 22 प्लस में 33 प्लस में 32, यदि हम इनको जोड़ते हैं तो दोस्तों अपना आता है 55 और जो कि 32 यानी 87 आ जाएगा, 87/99 यानी 99 आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर इसके अंदर ए जो है जिसमें 87/99 जो जिसमें लिखा हुआ है ये दोस्तों अपना सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो 43वें नंबर के जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए अपना राइट उत्तर होगा। अपना जो 44 नंबर का आगे जो क्वेश्चन आता है, एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक धन ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 22,494 हो जाती है। यदि वार्षिक धन ब्याज की दर x प्लस में 4% यानी 4% हम उसमें यदि और ऐड कर दें तो 7 वर्ष बाद दे धनराशि 25,917 होती है। निवेश की गई धनराशि हमें ज्ञात करनी है कि वो निवेश की गई जो धनराशि कितनी है। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर जो ब्याज की दर है वो x दी हुई है। ब्याज की दर यदि हमें बढ़ाएंगे तो दोस्तों अपने जो दे धनराशि है वो भी दोस्तों बढ़ जाएगी और वो इसके अंदर बढ़ी हुई भी है। इसके अंदर देखते हैं दोस्तों 25,917 यदि हम 4% ब्याज की दर बढ़ाते हैं तो अपनी जो मिश्र धन है वो दोस्तों अपना इतना हो जाता है। और पहले कितना था 22,494 ये था। हम देखते हैं दोस्तों वो कितनी बढ़ गई, हम यहाँ पर 3 2 4 2 नहीं 3 3423 बढ़ गई, 3423 बढ़ गई। जब हमने ब्याज की दर को 4% बढ़ाया तो अपनी दोस्तों 3423 बढ़ गई। दोस्तों हमें पता है कि जो साधारण ब्याज होता है उसके अंदर हमारी जो ब्याज की राशि होती है वो सेम ही होती है, यानी हर साल सेम ही होती है। 7 वर्षों का इसके अंदर दिया हुआ है। एक साल में हमारी 4% यदि बढ़ी है तो हमारी 7 वर्षों में 28% बढ़ चुकी होगी, 28% बढ़ चुकी होगी। क्योंकि एक साल में 4% हमें बढ़ाते हैं तो हमारे 7 वर्षों में 28% बढ़ चुकी होगी। तो दोस्तों अपनी बढ़ी कितनी है 3423 बढ़ी है। ये दोस्तों अपनी 28% है। हम इसकी 100% निकाल लेंगे तो हमारी निवेश की गई धनराशि हमारी ज्ञात हो जाएगी। हम यदि इसका 28% यदि हम इसका सोल्यूशन करते हैं
तो 3423 आ जाएगा, बटे में 28, गुणा में हम इसका 100% निकाल लेंगे। ये 4 पे कटेगा तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसको यदि हम 7 पे काट के देखें, 7 चौक 28, 6 2 7 8 56, 6 3 9, 489 की और 25 की यदि हम इसकी गुणा करेंगे तो अपना दोस्तों उत्तर आ जाएगा, जो कि 12225 होगा। यानी 12225 इसका उत्तर आ जाएगा, 12225 इसका उत्तर हो जाएगा। कि अपनी जो निवेश की गई जो अपनी धनराशि है वो दोस्तों 12225 होगी, जिसमें 4% की दर से यदि हम x% की दर से यदि हम इस पर ब्याज की दर लगाएं तो 7 वर्षों में 22,494 होगी। 4% हम यदि हम इस पर बढ़ाते हैं तो 7 वर्षों में अपनी 25,917 हो जाएगी। तो अपनी जो निवेश की गई जो धनराशि है वो दोस्तों 12,225 होगी। अपना जो 45वें नंबर का प्रश्न है, संख्या इसमें दी हुई है, में अंकों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच आगे और पीछे दोनों, यदि आगे भी देखना है पीछे भी देखना है, दोनों दिशाओं में अंकों की संख्या समान है। हम इसको कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर जो संख्या दी हुई है वो लिखते हैं कि 74 85 23 971, ये हमें संख्या दी गई है। यानी इस संख्या में बीच में जितने अंक है, संख्याओं के अंदर भी दोस्तों यदि हम काउंटिंग करते हैं तो उसके अंदर भी इतने ही अंक आते हैं। हम इसके अंदर देखें तो दोस्तों, एक तो हमारा इसके यदि हम करेंगे तो 7 के बाद में 8 9 10, आगे कोई बड़ी संख्या है नहीं। 4 के बाद में करेंगे 4 5 6 7 8 9, यानी एक तो ये हो जाएगी कि 4 और 9, क्योंकि सेम संख्या है, 5 6 7 8 9, 9 यार है। एक हमारी 2 3 हो जाएगी, जिसमें 2 और 3 लिखा हुआ है दोस्तों। और हम यदि करके देखें 6 7 8 9 2 3 हमने ले ली, 3 और कोई संख्या नहीं बन रही है। अब हम आगे और पीछे से भी देखना है। पीछे से यदि हम देखें तो 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं आ रही है, ये भी नहीं आएगी, 9 10 ये नहीं आएगी, 3 4 5 6 7 ये भी नहीं आएगी। तो हम इसको कैसे करेंगे कि 2 3 4 5 ये भी नहीं आएगी। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसके अंदर देखते हैं कि 3 4 5 ये दोस्तों यहाँ पर आ रही है कि 3 और 5 जो है उल्टे से हम देखें तो 3 4 5 एक संख्या ये हो रही है। तो दोस्तों ऐसे 3 जोड़े बनेंगे। 3 जोड़े कैसे बनेंगे, 4 और 9 के बीच में इतनी ही संख्या आ रही है, 2 और 3 के बीच में भी है, 3 और 5 के बीच में देखें 3 4 5। इस प्रकार हमारे 3 ऐसे जोड़े बन जाएंगे जितने कि आगे से देखें और या फिर हम पीछे से देखें को तो अंकों की संख्या समान है। तो ऑप्शन नंबर अपना जो सी है जिसमें 3 लिखा हुआ है वो दोस्तों अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो 46वें नंबर का प्रश्न है, एक बस जो 24 मीटर सेकंड की गति से जा रही है 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से धीमी होना प्रारंभ करती है, रुकने से पहले यह कितनी दूरी तय कर लेगी, ये हमें दोस्तों बताना है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया और यूनिक जो क्वेश्चन है, बहुत ही कम क्वेश्चन हमें जो बुक्स के अंदर ऐसे जो इसमें लिखा हुआ दोस्तों देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसको हम कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे कि एक बस जो इसके अंदर दोस्तों एक फार्मूला हम लगाते हैं, जो हमारा अंतिम वेग होता है उसको हम y2 से हम इसको डिनोट करते हैं। एक हमारा y जो इसके अंदर जो u2 से करते हैं कि हमारे जो प्रारंभिक वेग था वो दोस्तों कितना था। और हम क्या करते हैं, 2c जो बस की जो त्वरण होती है, जो स्पीड जो कम हो रही है वो हम लेते हैं, और s जो अंतिम जो इसमें दूरी है दोस्तों जितनी हमें तय करनी है वो हम लेते हैं। तो इसके अंदर हम दोस्तों कैसे करेंगे कि जो अंतिम वेग क्या होगा कि वो तो रुक रही है बस, तो जो दोस्तों लास्ट में क्या होगा कि वो बस रुकेगी, तो अंतिम वेग तो इसका जीरो ही होगा, क्योंकि जब यदि बस रुकती है तो दोस्तों वो 0 पर आ जाती है, तो वो तो रुकेगी। और अब क्या इसमें लिखा है कि प्रारंभिक वेग इसका 24 दिया हुआ है कि 24 जो किलोमीटर प्रति घंटा, जो इसमें मीटर दिया हुआ है कि सेकंड से चल रही है, तो प्रारंभिक वेग इसका 24 आ गया। स्केल है तो हम इसको 24 गुना 24 हम कर देंगे, प्लस का प्लस कर देंगे, 2 का 2 कर देंगे। ये भी इसमें कहता है कि बस की त्वरण क्या है, यानी जो इसकी स्पीड है वो दोस्तों बढ़ रही है या घट रही है। इसकी दोस्तों स्पीड घट रही है। स्पीड कितनी घट रही है, 3 मीटर प्रति सेकंड। यदि स्पीड घट रही है तो हम दोस्तों उसको माइनस में लेंगे, उसको माइनस में ले लेंगे 3 मीटर। हम 3 मीटर यदि बढ़ रही होती है तो दोस्तों हम उसको प्लस में लेते हैं, घट रही है तो दोस्तों हम उसको माइनस में लेंगे। अब हमें एस ज्ञात करना है, जो इसकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, जितनी वह दूरी तय कर लेगी वही दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो एस दोस्तों हमें इसके अंदर ज्ञात करना है, वैसे कि ऐसे रख लेंगे। अब हम इसको कैसे करेंगे, 24 गुना 24 रखेंगे, प्लस में
हम देखेंगे 2 की और यहाँ पर 3 की गुणा करेंगे तो माइनस का 3 है, यहाँ पर प्लस का 2 है तो माइनस का आएगा, -6s आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे कि माइनस के 6s है, उस साइड में जाके ये प्लस के 6s हो जाएंगे, इस साइड में आके प्लस के 6s हो जाएंगे। अब इस साइड में भाग में है 6, इस साइड में आके, इस साइड में गुणा में है, इस साइड में आके भाग में होगा। तो अब हम इसको काटेंगे तो 4 पर कट जाएगा, तो ये 96 अपना उत्तर आ जाएगा। अपनी जो दूरी होगी वो दोस्तों 96 आ जाएगी। तो बी इसका अपना जो उत्तर है जिसमें 96 मीटर लिखा हुआ है वो अपना सही जवाब हो जाएगा 46वें नंबर के प्रश्न का। अपना दोस्तों अगला है ये गियर लीप वर्ष में हमें 53 मंगलवार और 53 बुधवार होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है कि जो 53 है जो अपने मंगलवार और दोस्तों 53 ही बुधवार होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हमें पता है कि एक साल के अंदर गियर लीप ईयर लिखा है, तो गियर लीप ईयर में 365 दिन होंगे। इसके अंदर हमें पता है कि 52 सप्ताह होंगे और एक दिन होंगे। ये दोस्तों 52 सप्ताह होंगे तो इसके अंदर दोस्तों सभी वार आ जाएंगे, क्योंकि 7 ये से दोस्तों 7 यानी 52 सप्ताह होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो दोस्तों 52 बार तो सभी दिन आ जाएंगे। एक दिन एक्स्ट्रा जो आ रहा है यहाँ पर उसकी प्रायिकता हम देखें तो दोस्तों एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है और हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 में से एक दिन आ रहा है तो 1/7 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ये दोस्तों यदि हम मंगलवार की मान के चलें, बुधवार की भी दोस्तों कितनी होगी, बुधवार की भी सेम ही हो जाएंगी। यदि हम 52 सप्ताह होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा होता है 7 में से, तो इसकी भी दोस्तों प्रायिकता अपनी 1/7 हो जाएगी। जो मंगलवार है उसकी भी दोस्तों प्रायिकता 1/7 हो जाएगी, क्योंकि एक दिन हम लेके चल रहे हैं। हफ्ते में 7 दिन होता है तो 7 में से कोई भी एक दिन दोस्तों यदि हम यदि निकाल के लेके आना है तो 7 में से एक ही दिन आएगा, तो उसकी प्रायिकता अपनी 1/7 हो जाएगी। तो हमने 1/7 ही हमने लिखा है, इसकी 1/7 उसकी भी 1/7 है। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो अपना यदि एलसीएम भी लें तो 7, तो भी दोस्तों अपना 2/7 इसका उत्तर आ जाएगा कि मंगलवार या बुधवार होने की जो प्रायिकता है वो दोस्तों अपनी 2/7 हो जाएगी, जो अपना ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो अपना 48वें नंबर का जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना दोस्तों 49वें नंबर का प्रश्न आता है कि एक व्यापारी के पास 500 किलोग्राम चीनी है जिसका एक भाग 8% लाभ पर, शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है। इस पूरे सौदे में 14% लाभ होता है, 8% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके अंदर हमें जो लाभ हानि के प्रतिशत के हिसाब से हमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको दोस्तों हम कैसे इसको हल करेंगे कि जो उसके एक जो दुकानदार है उसके पास 500 किलोग्राम चीनी है, उसमें से एक भाग को वो 8% लाभ पर बेचता है, दूसरे भाग को दोस्तों वो 18% लाभ पर बेचता है। उस पूरे सौदे के अंदर उसको 14% लाभ होता है। तो हमें ये निकालना है कि 8% लाभ पर जितनी चीनी बेची गई उसकी मात्रा हमें निकालनी है। दोस्तों उसका एक भाग हमें देखो उसका भाग के हिसाब से दिया है, तो हमको पता नहीं है कि 8% पर कितनी चीनी बेची है और 18% पर कितनी चीनी बेची है। तो हम इसको मान के चलते हैं, इसको हम मान लेंगे कि जो 8% पर बेची है वो दोस्तों एक्स है। एक्स का यदि हम 8% निकालेंगे तो इसका लाभ आ जाएगा। यदि एक भाग उसका एक्स है तो दूसरा दोस्तों, क्योंकि टोटल हमारे पास 500 है, दूसरा भाग कितना हो जाएगा अपना 500 माइनस में एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल भाग हमारा 500 है, उसमें से यदि हम एक्स हम लेस कर देंगे तो हमारा बचा हुआ भाग आ जाएगा, वो हमने ऐसे कर दिया। तो हमारा जो दूसरा भाग है वो दोस्तों अपना कितना आ जाएगा 500 माइनस में एक्स। ये दोस्तों अपना 18% लाभ है, इसको 18% लाभ पर बेच रहा है। और इस पूरे सौदे पर तो हम यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, इन दोनों को मिला दे तो इस पूरे सौदे पर उसको दोस्तों 18% लाभ होता है। 500 किलोग्राम चीनी है, 18% इस पर लाभ होता है इस पूरे सौदे पर। यदि हम देखें तो दोस्तों इस प्रकार नहीं 14% लाभ होता है, इसमें 14% लिखा हुआ है तो हम 14% यहाँ पर लिख देंगे, तो 14% इस पर पूरे पर लाभ होता है। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को निकालना है कि 8% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई थी। अब दोस्तों यदि हम इसको करके देखें तो एक्स की 8 की गुणा करेंगे तो अपना 8x आ जाएगा, बटे में 100 है। आगे हम करें तो इसकी हम यदि इसको हम करके देखें तो दोस्तों 18 को हम इससे गुणा करेंगे तो 18 को 500 की गुणा करेंगे तो अपना 9000 आ जाएगा, माइनस में 18x बटे में कितना है 100 है, बराबर में अपना कितना है 500 गुणा में 14 बटे में 100, ये अपना
दिया हुआ है। अब दोस्तों हम करके देखें तो इसका 100 हम यदि लघुत्तम लें, 100 यदि हम इसका एलसीएम लें तो इसका हम एलसीएम लेते हैं 100 एलसीएम लिया तो यहाँ पर अपना 8 अक्स आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में ये भी यही सेम आएगा 9000 माइनस में 18 अक्स। उस साइड में अपना यही रकम आएगी 500 गुना में 14, 500 गुना में 14 बटे 100। ये 100 यहाँ पर भाग में है, उस साइड में यदि हम लेके जाएंगे तो ये दोस्तों गुना में हो जाएगा, 100 से 100 अपना कट जाएगा। तो इस साइड में हम देखते हैं कि इस साइड में अपनी कितनी रकम आएगी कि 8 अक्स तो प्लस का है, 14 ये 18 अक्स माइनस का है तो माइनस के अपने 10 अक्स बचेंगे, 10 अक्स बचेंगे। इस साइड में अपना 14 की 5 के 7 गुना करेंगे तो 7000 आएंगे, 7000 आ जाएंगे। ये 9000 रुपया, ये जो 9000 है ये इस साइड में प्लस में है, उस साइड में जाके माइनस में होंगे तो 9000 अपने माइनस में हो जाएंगे। तो इस साइड में माइनस के 10 अक्स है, इस साइड में अपने कितने आएंगे माइनस के 2000 अक्स की, माइनस के 2000 आ जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये जो 10 इस साइड में गुना में है उस साइड में जाके भाग में होगा, ये भाग में होगा। तो दोस्तों इसको हम काटेंगे तो अपना 200 आ जाएगा। अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 200 आ जाएगी, अक्स की वैल्यू 200 आ जाएगी। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि 8% लाभ पर है, क्योंकि हमें यहाँ पर 8 से गुणा किया है, अक्स से हमने 8 से गुणा किया है तो यानी 8% हमने अक्स पर निकाला है और अक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 200। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि 8% लाभ पर हमारी 200 किलोग्राम चीनी बेची गई। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कि अपना 200 किलोग्राम लिखा हुआ है। दोस्तों इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को करना है, जैसे जैसे हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है वैसे वैसे हमको चलना है और इसका हमें सोल्यूशन कर देना है। तो इसके अंदर हम सिंपल इसी प्रकार से करेंगे कि हमें इनका भाग नहीं पता तो एक हमने x मान लिया, दूसरा अपना 500 माइनस x हो गया, इसको 8% लाभ पर बेचा, इसको 18% लाभ पर बेचा, टोटल हुआ तो हमको इसमें यहाँ पर प्लस लगा दिया, टोटल हुआ तो यहाँ पर जो इसके जो कुल सौदे में 14% लाभ हो रहा है तो इसमें टोटल जो है सौदा वो दोस्तों 500 किलोग्राम चीनी का है तो उसको हमने 14% लाभ पर कर दिया। इसको हम सोल्यूशन करेंगे, 100 एलसीएम लेंगे, 100 इस साइड में दोस्तों किस में भाग में, उस साइड में जाके गुणा में होगा, 100 से 100 कटेगा तो हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो अपने 200 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। अपना दोस्तों 50वें नंबर का प्रश्न आता है कि शंकर गीता का भाई है, यदि शीला जो गीता की बहन है रमेश की भतीजी है तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है। दोस्तों हमें निकालना है। दोस्तों ये ब्लड रिलेशन से संबंधित अपना प्रश्न है। दोस्तों अच्छा ऐसे सीईटी के एग्जाम में ब्लड रिलेशन से एक हमारा जो रीजनिंग का प्रश्न बनता है वो दोस्तों पूरा चांसेस है कि उसमें से अपना एक दोस्तों प्रश्न निकल कर आए। दोस्तों जैसे कि डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न होता है, एक अपना ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न होते हैं। दोस्तों इनके आने की सबसे ज़्यादा ही चांसेस होते हैं कि ऐसे प्रश्न हमें जो अपनी परीक्षा होगी, जो अपना एग्जाम होगा उसके अंदर देखने को मिले। दोस्तों इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि शंकर गीता का भाई है। यहाँ पर दोस्तों शंकर है, ये दोस्तों गीता है, ये दोनों बराबर है क्योंकि ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है। और शीला जो कि गीता की बहन है, ये दोस्तों एक शीला है, शीला है, ये भी दोस्तों गीता की बहन है। तो दोस्तों वो शंकर की भी बहन हुई, ये दोस्तों शंकर की भी बहन हुई क्योंकि ये दोनों बहन भाई है, ये दोनों बहन भाई है। इसकी बहन यदि शीला है तो शीला शंकर की भी बहन हो जाएगी। अब इसमें लिखा है कि जो इसमें क्या लिखा है रमेश की भतीजी है, जो शीला है वो दोस्तों रमेश की भतीजी है, ये शीला है ये दोस्तों रमेश की भतीजी है, रमेश की भतीजी है। तो रमेश की भतीजी है तो गीता भी रमेश की भतीजी हुई, शंकर इसका भतीजा हुआ, शंकर इसका भतीजा हुआ। तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है। दोस्तों मैंने ये भी बताया कि शंकर क्या हुआ रमेश का भतीजा हुआ, तो इसमें बी ऑप्शन जो है जिसमें भतीजा लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही दोस्तों भाई बहन है। यदि ये रमेश की भतीजी है तो ये भी भतीजी हुई, ये इसका भतीजा हुआ। तो अपना इस प्रकार से हम इसको कर देंगे, बी ऑप्शन जो है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो 51वें नंबर का प्रश्न आता है कि 1 की स्क्वायर प्लस में 2 की स्क्वायर प्लस में 3 की स्क्वायर, इस हिसाब से यदि हम करके चलें तो 10 की स्क्वायर अपनी 385 है। तो दोस्तों 2 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, इस प्रकार से हम चलें तो 20 की स्क्वायर, इसका मान हमें ज्ञात करना है। दोस्तों इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेंगे, उसका हमें पता है कि 385 बराबर में लिखा हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि 2 की स्क्वायर प्लस में 4 की स्क्वायर प्लस में 6 की स्क्वायर, इस प्रकार से हमें चलना है। 8 की स्क्वायर, 10 की स्क्वायर, ऐसे चलते चलते हमें 20 की स्क्वायर
यहाँ पर इसकी प्लस निकालना है। दोस्तों यदि हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को 2 की स्क्वायर करें, फिर 4 की करें, फिर 6 की करें, फिर 8 की करें, 10 की करें, 12 की करें, 14 की करें, फिर हम उनको जोड़ दें। तो दोस्तों ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और कुछ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसमें करने में हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमारी परीक्षा, हम एग्जाम्स में ऐसा ही करते हैं कि हमें अपने जो क्वेश्चंस करने में कम से कम हमें समय लगे और क्वेश्चन भी अपना एक्यूरेसी के साथ हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको करेंगे तो कोई ना कोई हमें इसका फॉर्मूला हमें निजात करना होगा, इसमें से कोई अपनाना होगा कि हम इस जो क्वेश्चन है उसको अच्छे ढंग से इसको कर सकें। तो दोस्तों इसको हम किस प्रकार से करेंगे, हम इसको तोड़ लेते हैं। यदि हम इसको तोड़ते हैं तो हम देखते हैं, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 + 2 की स्क्वायर। हम इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम इसको यदि तोड़ते हैं तो 2 + 2 भी लिख सकते हैं, इसकी स्क्वायर कर सकते हैं। इसको यदि हम तोड़ते हैं तो हम यहाँ पर हम गुणा लगाते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर गुणा के निशान लगाते हैं। यहाँ पर 2 × 3 की स्क्वायर, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लिखेंगे तो इसको दोस्तों हम 2 × 10 लिख देंगे, इसकी स्क्वायर हम कर देंगे। 1 × 2 2 ही होता है, 2 × 2 4 ही होता है, 2 × 3 6 ही होता है, तो 2 × 10 20 की स्क्वायर हमारी आ जाएगी। दोस्तों ये स्क्वायर यहाँ पर है तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पर है तो यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये भी दोस्तों इस प्रकार हम लिखेंगे। लिखने के बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम जितना चाहें उतना सिंप्लीफाई हमको करना है ताकि ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 की स्क्वायर, यहाँ पर 2 की स्क्वायर, यहाँ पर 2 की स्क्वायर, सब जगह अपनी 2 की स्क्वायर आएगी। तो उसको हम यदि निकाल के लेके आते हैं, 2 की स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 1 की स्क्वायर बचेगी, प्लस में 2 की स्क्वायर बचेगी, यहाँ पर प्लस में 3 की स्क्वायर बचेगी, फिर 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, इस प्रकार से हमारी यहाँ पर चलते चलते यहाँ पर अपना चलते चलते कितनी बच जाएगी, यहाँ पर 10 की स्क्वायर बच जाएगी, है ना, ये 10 की स्क्वायर बच जाएगी। यहाँ पर दोस्तों 2 की स्क्वायर है तो 2 की स्क्वायर लिखेंगे। अब इसका देखते हैं हम, 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, इससे करते करते 10 की स्क्वायर। यदि ये हम करते हैं तो हमारा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ 385 दिया हुआ है कि 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, इस प्रकार से हम चलते चलते यदि 10 की स्क्वायर करेंगे तो अपना 385 आएगा। तो 385 आएगा, ये हमको पता है। तो हम यहाँ पर 385 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो उत्तर हमें क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है कि 385। यदि हम करके देखेंगे तो फिर भी दोस्तों 385 ही आएगा। तो 2 की हम स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, हमारे गुणा में 385 है तो हम इसकी गुणा कर देंगे। तो हम यदि करेंगे 2 2 और 4 3 12 और 3 15, 1540 अपना उत्तर आ जाएगा, जो अपना ऑप्शन नंबर इसके अंदर लिखा हुआ है बी में। जो बी नंबर ऑप्शन है जिसमें 1540 लिखा हुआ है वो दोस्तों अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। सबसे पहले दोस्तों वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उससे बचने के लिए ये ऐसे तरीका हम कर सकते हैं जिसके अंदर हम 2 की स्क्वायर कॉमन लेके हम इस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों ये 385 आएगा, 2 की स्क्वायर के साथ इसकी हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1540 अपना उत्तर आ जाएगा, जो अपना ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अपना जो दोस्तों अगला 52वें नंबर का प्रश्न आता है, एक बस एक वर्ग के चारों ओर 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर दोस्तों वर्ग दिया हुआ है, तो वर्ग की सारी भुजाएं समान होगी और उसकी हमें स्पीड दी हुई है 200 किलोमीटर 1:60 से चलता है, फिर जो 300 किलोमीटर चलता है इस प्रकार से वो चलता है। तो मैदान के चारों ओर बस की औसत गति हमें ज्ञात करनी है, औसत गति हमें उसकी ज्ञात करनी है कि वो चारों ओर चल रहा है, वो किसी साइड 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, किसी साइड वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। और हमें पता है कि वर्ग की जो सभी भुजाएं होती है वो दोस्तों बराबर होती है, वो दोस्तों समान होती है। तो उस हिसाब से हम यदि लेके चलें तो उसकी औसत गति हम मान के चलते हैं कि उसकी औसत गति हमारे अक्स है, क्योंकि वो हमें पता नहीं है कि वो अक्स हमारी औसत गति कितनी है, तो हम अक्स मान लेंगे, अक्स मान लेंगे। तो पहले जो इसमें समय लगेगा दोस्तों वो अक्स प्लस इसको अक्स प्लस 200, जो इसके बटे में 200 लग जाएगा। दूसरे में कितने लगेगा, दूसरे में अक्स प्लस 200 लग जाएगा, अक्स बटे में 200 लग जाएगा। तीसरे में अक्स प्लस में 300, अक्स जब बटे में 300 लग जाएगा, इसमें अक्स बटे में 300 लग जाएगा। इतना समय इसको लगेगा। यदि हम देखें तो यदि हम इसमें से अक्स बटे, इसमें ये 100 से भाग जा रहे हैं सभी, यहाँ पर यदि हम अक्स बटे में 100 कॉमन ले लें तो यहाँ पर अपना कितना बचेगा,
1/2 बच जाएगा, यहाँ पर 1/2 बच जाएगा, यहाँ पर 1/3 बचेगा, यहाँ पर 1/3 बचेगा। दोस्तों चारों दिशाएं हैं, तो चारों दिशाएं की हमें यहाँ पर निकालनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो दोस्तों x हमने कॉमन लेने का मतलब है कि हम इसको भाग दे रहे हैं, x को x से भाग देंगे तो x से कम x 1 ही बचेगा। 200 को हम 100 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। इसी प्रकार 300 को हम 100 से भाग देंगे तो दोस्तों 3 ही बचेगा। इसका यदि हम एलसीएम लेंगे तो वो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 2, ये अपना यहाँ पर 4 है, x बटे में 100 है। यहाँ पर इसको हम करेंगे तो अपना कितना आएगा, 3 3 6 और 4 10 कि 10/6 आ जाएगा। इसको यदि हम करेंगे तो अपना आ जाएगा 10/6 आ जाएगा, है ना। और बराबर में अपना 4 है तो 0 से 0 कट जाएगी। यहाँ पर अब इसकी गुणा करेंगे तो अपना x बटे में 60 आएगा। x बटे में 60 बराबर में 4 है। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये दोस्तों 60 है वो इस साइड में जाएगा, तो x इस साइड में रह जाएगा। 60 है वो 4 की गुणा करेंगे क्योंकि उस साइड में जाएगा तो दोस्तों ये गुणा में होगा। तो 60 की और 4 की गुणा करेंगे 240 आ जाएगा। तो इसकी जो औसत गति है वो दोस्तों 240 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे इसको। ए ऑप्शन जो है जिसमें 240 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे दोस्तों कि अपनी औसत गति हम इसको x मान के चलेंगे, ठीक है। जितनी इसकी जो डिस्टेंस है वो जो इसकी जो गति है वो हम दोस्तों x मान के चलेंगे, और जो इसकी डिस्टेंस है वो हम इसके डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों हमारा समय का ये यहाँ पर फार्मूला लगेगा। x बटे में 100 यहाँ पर इसमें कॉमन ले लेंगे तो अपना ये बच जाएगा। इसको हल करेंगे 10/6 आएगा, इसको हम काटेंगे तो x बटे में अपना 60 आ जाएगा। ये 60 इस साइड में किस में गुणा में, उस साइड में जाके इस साइड में भाग में, उस साइड में जाके गुणा में होंगे तो x की वैल्यू 240 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो दोस्तों 53वें नंबर का प्रश्न है जो अपनी दिशा से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है, तो इसका दोस्तों हमें सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम अपनी जो दिशाएं हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बोर्ड के ऊपर। तो अपनी जो दिशाएं हैं वो हम लिखते हैं। यदि हम अपनी जो अपनी दिशाएं लिखते हैं इस प्रकार से, इसको हम पूर्व दिशा मानते हैं, ये अपनी पश्चिम हो जाएगी, ये अपनी उत्तर हो जाएगी, ये दोस्तों अपनी दक्षिण हो जाएगी। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि पश्चिम है वो दोस्तों उत्तर पूर्व है। ये जो पश्चिम है ये पश्चिम, ये दोस्तों उत्तर पूर्व है, यानी ये इसने माननी है। तो हमसे पूछा है कि जो दक्षिण क्या होगी, तो दोस्तों इससे अगली ये इसकी ये इससे अगली है, इसको छोड़ के इससे अगली है, तो इसकी हमें पूछा है तो इसको छोड़ देंगे, ये अपनी आ जाएगी उत्तर पश्चिम आ जाएगी, उत्तर पश्चिम आ जाएगी। तो अपनी डी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें उत्तर पश्चिम लिखा हुआ है। आगे दोस्तों अपना जो 55वें नंबर का प्रश्न आता है, ए बी सी मिलकर एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों ने 2 दिन तक साथ काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया। बी और सी ने 9 दिनों तक काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी ने 6 दिनों में पूरा किया। यदि सी से अकेला उस काम को 24 दिनों में कर सकता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, दोस्तों ये हमको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि हम इनको 1 दिन का काम निकाल लेते हैं, इनका 1 दिन का काम हमें निकाल के चलते हैं। तो दोस्तों ए बी सी 3 व्यक्ति है और वो तीनों उस काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी सी इन तीनों का 1 दिन का काम आ जाएगा 1/16। 2 दिन तक इन्होंने मिल के काम किया है, तो दोस्तों इन्होंने कितना काम कर दिया, 2/16 कर दिया। 2/16 तो काम हो चुका है। इसको यदि हम काटेंगे तो 1/8 आ जाएगा, यानी 1/8 काम तो हो चुका है। जो बाकी बचा है वो दोस्तों हम देखते हैं। 8 में से 1 काम हो चुका है तो 7/8 बच गया। 8 में से 1 काम हुआ है तो 7 बच गया। 7/8 हमारा काम अभी बाकी है। और ये कहता है दोस्तों कि बी और सी ने 9 दिनों तक काम किया है, फिर बी छोड़ के चला गया। शेष काम सी ने 6 दिनों में पूरा किया है। सी अकेला उस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। दोस्तों सी अकेला यदि उस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है तो उसके 1 दिन का काम अपना 1/24 आ जाएगा। और उसने दोस्तों अकेला शेष काम जो बचा था उसको उसने 6 दिनों में पूरा किया है। 6 दिनों में पूरा किया है तो 6 दिनों में पूरा किया है तो 6/24 काम उसने कर दिया। 6/24 उसने कर दिया। यदि हम इसको काटें तो ये 4 पे कट जाएगा, यानी 1/4 काम उसने कर दिया। 1/4 काम उसने कर दिया। तो दोस्तों यदि हम देखें तो इसमें से जो बचा था उसमें से 1/4 काम उसने अकेले ने किया है। 1/4 काम उसने अकेले ने किया है। तो अकेले ने कितना काम किया, इसका यदि हम एलसीएम लेंगे 7 - 2 5/4
8 काम फिर भी बच गया, क्योंकि 7/8 काम तो करते हैं, क्योंकि जो बचा था काम है, जो काम बचा था वो दोस्तों 7/8 बचा था। इसमें से 1/4 काम अकेला सी ने कर दिया, तो शेष कितना बच गया? 5/8 बच गया। अब दोस्तों जो 5/8 बचा ये बी और सी ने 9 दिनों में किया है, 9 दिनों में काम पूरा किया है बी और सी ने। दोस्तों मैं इसको दोबारा बताऊं आपको कि ए बी सी जो है ये तीनों साथ मिलकर काम किया। इनका 1 दिन का काम 1/16 है, 2 दिन का काम इन्होंने 1/8 कर दिया। जब इन्होंने 1/8 काम कर दिया तो बाकी कितना बचा? 7/8 बचा। अकेला ए जो सी जो है वो इस काम को 24 दिन में कर सकता है, तो उसके 1 दिन का काम 1/24 आया। 6 दिन तक उसने अकेले काम किया है और इस काम को कंप्लीट कर दिया, तो 6 दिन तक उसने कितना काम कर दिया होगा? 1/4 कर दिया होगा। इतना काम बचा हुआ था, इतना अकेला सी ने कर दिया, तो शेष कितना बच गया? 5/8। अब जो बचा ये 5/8 है, इसको दोस्तों बी और सी ने 9 दिनों तक किया है, फिर बी छोड़ के चला गया। यानी इस 5/8 को बी और सी ने 9 दिनों में किया होगा, तो 9 दिनों में किया होगा, तो इसका यदि हम 9 दिनों का काम देखें, 9 दिनों का काम, तो 1/24 इसका 1 दिन का काम है। 9 दिनों का कितना आ जाएगा? 9/24, 3 × 9 और 3 × 8 = 24, 3/8 काम इसने किया है। यानी इसमें से 3/8 काम सी ने किया है, इसमें से 3/8 काम सी ने किया है, बाकी कितना बचा? 2/8। 2/8 काम किसने किया? 2/8 काम किया बी ने, क्योंकि बी और सी ही थे 9 दिनों तक, उन्होंने काम किया। इसमें से 5/8 काम में से 3/8 सी ने किया है, तो बाकी काम बी ने किया होगा। ये दोस्तों बी ने किया होगा। बी ने कितना किया? 2/8। ये दोस्तों 9 दिनों में किया है। ये 2/8 उसने दोस्तों 9 दिनों में किया है। यदि हम अब इसका 1 दिन का काम यदि निकालें तो हम इसको 9 से भाग दे देंगे, 9 से भाग दे देंगे। ये दोस्तों इसका 1 दिन का काम आ जाएगा 2/72, इसका 1 दिन का काम आया। यदि हम इसका कंप्लीट निकालेंगे तो हम इसको उल्ट देंगे, 72/2 कर देंगे, तो ये 36 पकड़ जाएगा। तो दोस्तों ये अकेला उस काम को 36 दिनों में कर देगा। तो अपना जो ऑप्शन नंबर बी जो है जिसमें 36 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कर देंगे और अपना ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना सही उत्तर आ जाएगा। दोस्तों अब भी यदि इस क्वेश्चन में अंदर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हो। मैं कमेंट के जरिए आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देने का दोस्तों मैं पूरा प्रयास करूँगा। अपना जो दोस्तों अपना 56वें नंबर का प्रश्न आता है कि श्री एक्स पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलते हैं, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं, वो फिर जब पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलते हैं, तो वो 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं, तो वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये दोस्तों हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया दिशा से संबंधित जो प्रश्न है, ये दोस्तों एग्जाम में हमारे सीईटी के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए दोस्तों मैक्सिमम जो अपने जो वीकली टेस्ट होते हैं उसके अंदर हम जो कि दिशा से संबंधित वो जो ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न हमें डालते ही हैं। तो अपना इसके अंदर क्या लिखेंगे कि श्री एक्स है, एक्स एक व्यक्ति है, हम इसकी दिशाएं मानते हैं। सबसे पहले पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये अपनी उत्तर दिशा है, तो ये अपनी दक्षिण दिशा है। दोस्तों वो मिस्टर जो एक्स है, जो श्री एक्स है, वो दोस्तों पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। ये पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलेगा, 1 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों वो दाएं मुड़कर दोस्तों वो दाएं मुड़ेगा तो दोस्तों दक्षिण की ओर जाएगा, वो फिर दक्षिण की ओर जाएगा। दक्षिण की ओर जाकर वो 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों ये कहता है कि वह पुनः बाएं मुड़कर, यदि पाए वह बाएं मुड़ेगा तो दोस्तों वह जो पूर्व की ओर इस साइड में जाएगा, इस साइड में जाएगा। इस साइड में जाकर वो दोस्तों चलता है 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। और वह फिर उत्तर की ओर चलता है 15 किलोमीटर। उत्तर ये दिशा है तो वो इस दिशा में चलता है 15 किलोमीटर, इस दिशा में वो 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर। अब दोस्तों वो 15 किलोमीटर चलता है तो आरंभिक बिंदु से यानी यहाँ से कितनी दूर है वो, ये हमें निकालना है कि यहाँ से कितनी दूर है। ये दोस्तों हमारे 4 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, तो ये पूरी दूरी अपनी 5 किलोमीटर हो गई। ये पूरी दूरी जो दूरी 5 किलोमीटर हो गई। ये दोस्तों अपनी जो पूरी 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, इसमें से एक यदि ये हम इसमें से घटाएं, ये जो 3 है हम यदि घटाएं, क्योंकि ये अपनी 3 है, यदि ये हम 3 घटाएं तो अपनी 12 बचेगी, 12 किलोमीटर बचेगी। तो ये हमें निकालना है। इसका जो लंब है ये, इसका जो ये यहाँ पर इसका हम निकालना है पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ये जो अपना त्रिभुज बना है तो यहाँ पर दोस्तों अपना पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। इसके अंदर क्या है, हमें ये दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, और हमें जो आधार दिया हुआ है, और हमें जो अपना विकीर्ण है उसका निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे,
लंब अपना कितना है 12 है, तो 12 की स्क्वायर करेंगे। आधार कितना है 5 है, तो 5 की स्क्वायर करेंगे। 12 की स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। 5 की स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। वर्गमूल है तो वर्गमूल करेंगे, तो वर्गमूल 169 आ जाएगा। तो अपना ये 13 इसका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 13 की स्क्वायर 169 होता है, तो वर्गमूल 169 का अपना 13 आ जाएगा। तो अपना बी ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें कि 13 किलोमीटर लिखा हुआ है। अपना जो दोस्तों 57वें नंबर का प्रश्न है कि यदि y का अक्ष प्रतिशत 80 का 4/5 के बराबर है, तो अक्ष y का मान हमें निकालना है कि अक्ष y का मान हमारा कितना है। तो दोस्तों अक्ष y का मान हम कैसे निकालेंगे, एक्स और वाई का जैसे इसके अंदर दोस्तों दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, हमें वैसे ही चलना है कि y का अक्ष प्रतिशत है। यदि हम y का अक्ष प्रतिशत निकालते हैं, अक्ष बटे 100 कर देंगे, y का अक्ष प्रतिशत निकालेंगे तो, और वो 80 के 4/5 के बराबर है, 80 का 4/5 निकालेंगे, इसके बराबर है, तो यहाँ पर बराबर कर दिया हमने। एक्स वाई का मान हमें निकालना है। एक्स वाई का मान क्या होगा ये दोस्तों हमें निकालना है। तो यदि हम इसको काटेंगे तो 16 5 80, यहाँ पर 64 आ जाएगा। यदि हम इनके गुणा करेंगे तो एक्स वाई बटे में 100 बराबर में अपना 64, ये 100 इस साइड में भाग, इसमें साइड में भाग में है, उस साइड में जाके गुणा में होगा, तो एक्स वाई की वैल्यू अपनी आ जाएगी 6400। तो दोस्तों ये सवाल था अपना, इसका 6400 अपना उत्तर आ जाएगा, जो अपना ऑप्शन नंबर जिसमें लिखा हुआ है सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 6400, तो 6400 अपना उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसके अंदर कुछ भी निकालना, y का अक्ष प्रतिशत हम निकालेंगे, 80 का 4/5 के बराबर है, तो हमें इसको बराबर कर दिया। इसकी गुणा करेंगे, y अक्ष लिख लो या फिर एक्स वाई लिख लो, एक ही बात है। तो हम इसको काटेंगे तो अपना 64 आ जाएगा। 100 इसके यहाँ पर भाग में है, तो साइड में जाके गुणा में होगा, एक्स वाई की वैल्यू अपनी 6400 आ जाएगी, जो अपना सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो दोस्तों 58वें नंबर का प्रश्न आता है, अब उसमें लिखा है कि 8:20 पर जो उसका जो जल का प्रतिबिंब क्या होगा। यदि 8:20 घड़ी में लिखे हुए हो, तो हमें जल में यदि हम देखें तो उस घड़ी को करके उसको ऊपर से, तो उसका जो जल के अंदर क्या प्रतिबिंब, क्या उसका हमें चित्र दिखाई देगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में हम जो अपने 16.5 जो होते हैं, जो 18 होते हैं, यानी जो बजते हैं 6:30 बजते हैं, यानी 18:30 होते हैं, उसमें से हम घटा देते हैं। उसमें से यदि हम घटाएंगे 8:20, 8:20 यदि हम घटाएंगे तो अपना 10:10 आ जाएगा। ये दोस्तों अपना उत्तर होगा। यदि हम जल के अंदर प्रतिबिंब देखेंगे तो हम 18:30 में से ही हम हमेशा घटाते हैं। तो उसके अंदर यदि हम घटाएंगे तो दोस्तों 8:20 इसमें पूछा है, वो यदि हम घटाएंगे तो 10:10 इसका उत्तर आ जाएगा, जो अपना ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अपना जो दोस्तों अगला जो प्रश्न है, दी गई आकृति में यदि हम इस आकृति को देखेंगे तो हमारा जो 30 त्रिभुज निकल कर आएंगे, तो इसका 30 उत्तर हो जाएगा। किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूर एक इमारत के आधार का अवमनन कोण हमें 30 डिग्री है, तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि हमें टावर की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों सबसे पहले ये अपना जो 10वीं क्लास की जो अपनी बुक होती है मैथ की, उसके अंदर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मीनार वाले खंबे वाले जो अपने क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों हमारे CET परीक्षा में आने की संभावना है। तो ऐसे इसलिए इस जो क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन हमने शामिल किया है। तो दोस्तों इसको हम किस प्रकार से करेंगे, एक ऊंचा टावर है, ये टावर हमने मान लिया कि एक टावर है। आगे लिखता है कि 30 मीटर दूर हम इसको लेके जाएंगे। 30 मीटर दूर ये आ गया। एक इमारत है, एक इमारत को हमने यहाँ पर खड़ी कर ली। ये एक इमारत है के आधार का, इसका जो आधार है ये, इसका अवमनन कोण है जो टावर से 30 डिग्री है। तो ये अपना जो कोण है यहाँ पर अपना 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर हमें इसका 30 डिग्री कोण हम बना लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा जो कोण दिया हुआ है दोस्तों 30 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें निकालना है कि टावर की ये ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई हमें निकालनी है। तो दोस्तों ये हमको पता चल गया कि एक त्रिभुज बना है, ये इसका आधार बन गया, ये इसका लंब हो गया। तो इस प्रकार से हम फार्मूला लगाएंगे इसके अंदर। तो हम इसको किस प्रकार से लगाएंगे कि आधार की लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार यदि हम करेंगे, लंब बटे में आधार यदि हम करेंगे तो अपना 10 आ जाएगा कि अब 10 आएगा, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा लंब हमें निकालना है, तो लंब का लंब हमें, इसका दोस्तों ये फार्मूले होते हैं। तो फार्मूला यदि लंब बटे में आधार होता है वो दोस्तों हमेशा 10 के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर 10 लिखा है और 30 डिग्री दिया होता है तो हमने 30 डिग्री लिख लिया।
लंब हमें निकालना है, आधार हमें 30 दिया हुआ है तो 30 लिख लिया। tan 30 का मान होता है 1/3 होता है। ये दोस्तों हमें टेबल हमें दी होती है, उसकी टेबल के अंदर हम देखें तो जो अपना tan जो 30 डिग्री होता है उसका मान दोस्तों 1/3 ही होता है। तो ये 30 इस साइड में भाग में है, उस साइड में जाके दोस्तों गुणा में होंगे। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, अल बराबर में 30 की और 1 की गुणा करेंगे तो 30 ही आएगा, 30/3 आ जाएगा। इसको यदि हम दोनों साइड ऊपर और नीचे यदि हम, क्योंकि इस वर्गमूल को यदि हमें हटाना है तो हमें इसको वर्गमूल 3 से गुणा करनी होगी, तो हमें ऊपर भी करनी होगी, इसको हम जो नीचे भी कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको करेंगे तो 30 वर्गमूल में 3 आ जाएगा, और यहाँ पर वर्गमूल 3 की गुणा करेंगे, वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ये यहाँ पर 10 पर कट जाएगा तो अपना 10/3 इसका उत्तर आ जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है। अपना कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है कि जो ऑप्शन नंबर जो डी है जिसमें 10/3 लिखा हुआ है वो अपना उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। दोस्तों सबसे पहले में पता होना चाहिए कि जो लंब बटे में आधार अपना tan के बराबर होता है, 30 डिग्री है तो हम 30 लिख लेंगे। tan 30 का मान होता है 1/3, तो हम इसको लिखा, हमने इसकी गुणा करी तो 30/3 आया। यदि इस वर्गमूल 3 को हमें हटाना है तो उसको वर्गमूल 3 से गुणा करनी होगी, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करनी होगी। दोनों को हमने अंश यानी हर को दोनों को हमने वर्गमूल 3 से गुणा किया तो वर्गमूल से वर्गमूल कटा 3 हुआ, 30/3 बचा, तो ये हमने काटा 10 पर कट गया तो 10/3 इसका उत्तर आ गया। इस प्रकार से हम कर देंगे। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। रिक्त स्थान पर सबसे पहले यदि हम संख्याएं लिखे तो 4/5 4.5 लिखा हुआ है, फिर 18 लिखा हुआ है, फिर 2.25 लिखा हुआ है। फिर हमें यहाँ पर पूछा है कि कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर 1.6875 लिखा हुआ है, और आगे में दिया हुआ है संख्या 33.75, ये संख्या में दी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो 4 से गुणा की हुई है, यहाँ से हम देखें तो इसको हम करेंगे तो ये 8 से भाग इसको किया हुआ है। फिर हम इसको क्या करेंगे, 12 से गुणा करेंगे, इसको 12 से गुणा करेंगे। फिर हम इसको 16 से भाग देंगे, इसको 16 से भाग देंगे। इस प्रकार से करेंगे 4 8 12 16, 4 का पढ़ा चलेगा। सबसे पहले 4 से गुणा, फिर 8 से भाग, फिर 12 से गुणा, 16 से भाग, फिर 20 से गुणा करेंगे, फिर 24 से भाग देंगे। इस प्रकार से हम चलेंगे। 4 की टेबल है यहाँ पर, पहले गुणा फिर भाग, फिर गुणा फिर भाग, इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। तो अपना इसको 12 से गुणा करेंगे तो इस प्रकार से अपना इसको उत्तर आ जाएगा। 12 से गुणा करने के बाद में हम देखेंगे तो 27 आएगा। यदि हम इसको 12 से गुणा करके भी देखें तो दोस्तों 27 ही इसका उत्तर आएगा, तो 27 इसका यहाँ पर हम लिख देंगे। तो अपना ऑप्शन नंबर जो डी है जिसमें 27 लिखा हुआ है वो दोस्तों अपना सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। संख्या हमें दी हुई है, उसमें से हमें 4 और 2 के स्थानीय मान हमें ज्ञात करने कि 2 और 4 के जो स्थानीय मान है वो कौन से हैं। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं 8 3 3 7 4 95 02, ये संख्या लिखी है। 4 का स्थानीय मान हम देखें तो 4 लिखेंगे, आगे जितनी 0 है वो लगा देंगे, 40,000 आ जाएगा। 2 का स्थानीय मान आगे कोई है ही नहीं तो कुछ लिखेंगे नहीं, 2 का 2 ही आएगा। तो हम इसको यदि इनका अंतर पूछा है तो हम इसमें से घटाएंगे तो 39 8 9 8 नहीं, यहाँ पर 9, ये अपना उत्तर आ जाएगा कि 39,998 इसका उत्तर आएगा। जो अपना ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 39,998, वो अपना उत्तर आ जाएगा। 40,000 में से 2 घटा देंगे, मतलब यदि 7 का पूछे तो 7 लिख के जितनी अंक का उतनी 0 लगा देंगे। इसी प्रकार से चलेगा। 2 के आगे कुछ है ही नहीं तो हम कुछ लगा नहीं सकते, 2 का 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 40,000 में 2 हम घटाएंगे तो 39,998 अपना उत्तर आ जाएगा। अपना जो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी उसके आधार की जो त्रिज्या है उसकी ऊंचाई के बराबर है। शंकु तथा अर्धगोले की जो त्रिज्याएं हैं उनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। शंकु और जो अर्धगोला है उसकी जो त्रिज्याएं हैं उसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। दोस्तों ये क्षेत्रमिति से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं ये हमारे CET सिलेबस के अंदर भी दिए हुए हैं। यदि हम CET सिलेबस हम ध्यान से देखें तो उसके जो लास्ट में दोस्तों लिखा हुआ है कि ये जो मैथ का जो हमारा पोर्शन है उसके अंदर हमें दिया हुआ है ये जो क्वेश्चन है, और उसके अंदर यदि हम करके देखेंगे तो लंबवृत्तीय जो शंकु होता है, शंकु का दोस्तों यदि हम आयतन देखेंगे दोनों के दोनों, यदि इसके अंदर उनके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई यदि बराबर है, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है तो दोस्तों उनकी
हम देखेंगे तो उनका आयतन देखेंगे, तो उसके आयतन का यदि हम इसका फार्मूला निकालेंगे तो शंकु के जो आयतन होता है 1/3 पाई आर की स्क्वायर। अच्छा, ये शंकु का आयतन होता है। इसके अंदर जो अर्धगोला दिया हुआ है उसकी त्रिज्या निकालेंगे। दोनों को हम बराबर रखेंगे क्योंकि दोनों का आयतन बराबर होता है, इसमें बराबर है तो हम इसको बराबर में रखेंगे। और 2/3 पाई आर की जो घन होती है वो इसका आयतन होता है अर्धगोले का 2/3 पाई आर की 3। यहाँ पर छोटा आर है तो हम यहाँ पर बड़ा आर मान लेते हैं। क्या है, इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसको लिखेंगे, तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। हमको पता है कि जो h है वो दोस्तों r के बराबर ही है। जो h है इसमें लिखा हुआ है कि उनकी जो त्रिज्या है वो ऊंचाई के बराबर ही है, तो दोनों बराबर है तो हम इसको भी r मान सकते हैं क्योंकि है तो बराबर ही h और r, तो इसको भी हम r मान लेंगे। तो अब हम इसको काटेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 1/3 से 1/3 काटेंगे, 1/3 से 1/3 काटेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि 1 पर कटेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। यहाँ पर कितना आया अपना r की स्क्वायर और r, इसको हम करेंगे तो r की 3 हो जाएगा, r की 3 हो जाएगा क्योंकि r की स्क्वायर में 1 r से हम गुणा करेंगे तो r की 3 हो जाएगा। और उस साइड में क्या बचेगा हमारा, ये यहाँ पर 2 बचा, पाई से पाई कट गया और r की 3 यहाँ पर बच गया। ये इस साइड में गुणा में है, इस साइड में आके भाग में हो जाएगा r की 3, उस साइड में अपना 2 बचेगा, इस साइड में अपना 2 बचेगा। ये जो 3 है हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इन दोनों की हम यहाँ पर 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पर 1 बचा था तो ये एक ही साइड में है तो साइड में जाके भाग में होगा, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। क्योंकि हमें अनुपात निकालना है तो हम इसको भाग में लेना होगा। इस साइड में 2 बचा तो 2 लिख दिया, इस साइड में अपना एक बचा है क्योंकि 1 तो बचेगा क्योंकि 1 पे कटा है तो 1 यहाँ पर हमने लिख दिया। ये 3 है यहाँ पर, इस साइड में जाके अपना घनमूल हो जाएगा 3, यानी वर्गमूल 2 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, 3 बार वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 2, और यहाँ पर लिखेंगे a गुणा 1। ये हमको पता ही है कि इसमें लिखेंगे वर्गमूल 1 गुणा वर्गमूल 1 की गुणा में वर्गमूल 1। इसका पता ही दोस्तों हमारा 1 क्या है तो हम इसको 1 ही लिख लेंगे। तो दोस्तों वर्गमूल 2 की गुणा करेंगे 2 आएगा, वर्गमूल 2 बचेगा, वर्गमूल 2 बटे में 1। तो इसका यदि हम अनुपात निकालेंगे 2/2 अपना उत्तर आ जाएगा। जो अपना ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, अपना ऑप्शन नंबर जिसमें ए में लिखा है 2/2 वो अपना उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये अपने एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो दोस्तों एक अर्धगोला है तो इसकी हमें दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, तो हम दोनों के फार्मूले लिख लेंगे। पाई से पाई कट जाएगा, 1/3 को इसके साथ काटेंगे तो 1/3 को इसके साथ काटेंगे, 2/3 है, इसमें से एक काटने का मतलब है कि हम इसको भाग दे रहे हैं क्योंकि 2/3 को 1/3 से काटना है। इसको काटेंगे तो ये यहाँ पर इसके गुणा में होंगे 3/1 तो यहाँ पर कटेगा। तो दोस्तों अपना कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, है ना, 2 बचेगा। तो हमने यहाँ पर 2 बचा दिया था इसका, तो 2 बच जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर बचाया था 2 बच जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, ऊंचाई और r बराबर दे रखी है तो इसको ऊंचाई को भी हम r ही मान लेंगे। तो यहाँ पर r3, यहाँ पर r3, यहाँ पर उस साइड में जाके घनमूल बनेगा। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2/2 की गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, वर्गमूल 2 आ जाएगा बटे में 1 है तो इसका अनुपात में हम लिख देंगे 2/2 तो अपना ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अपना जो दोस्तों 64वें नंबर का प्रश्न आता है कि संख्या 40 प्राप्त करने के लिए संख्या 6 सही 2/9 को किससे गुणा करें। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में हम अपने जो ऑप्शंस है उनको ही लेके चलेंगे और इस क्वेश्चन के अंदर जो अपना ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही जवाब है। और इसको हम कैसे करके देखेंगे, हमें 40 संख्या प्राप्त करनी है कि संख्या 40 प्राप्त करनी है। क्वेश्चन क्या है, 6 सही 2/9 ये है। इसको हमें किससे गुणा करें कि हमारे 40 आ जाए, तो हम सभी से गुणा करके देखेंगे। और जब हमें डी पर पहुंचेंगे, डी के साथ इसकी गुणा करेंगे जिसमें 6 सही 3/7 लिखा हुआ है तो दोस्तों इसका 40 आ जाएगा। इसको हम 40 कैसे करेंगे, इसको हम काटेंगे तो 9 6 54 2 56 बटे में 9 गुणा में 45 बटे 7 तो 9 पंजे 45 7 8 56 8 पंजे 40 तो 40 आ गया ना।
तो इस प्रकार से 40 आ जाएगा। अपना डी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर होगा, जिसमें 6 सही 3/7 लिखा हुआ है। यदि एक कूट भाषा में नाइट को REKDX लिखा जाता है तो उसी भाषा में क्राइम को हम कैसे लिखेंगे, वो दोस्तों हमें पूछा है। तो वो दोस्तों उसको हम करके देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही जवाब होगा। और इसको हम किस प्रकार से करेंगे कि जो नाइट है NIGHT, इसको इसमें किस प्रकार से लिखा हुआ है कि REKDX लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम चलेंगे तो हम क्राइम को CRIME को हम किस प्रकार से लिखेंगे पूछा है। तो दोस्तों हम देखें तो NOPQR, इसके बीच में 3 अक्षर है जुड़ा हुआ है, और EFGHI इसमें देखें तो इस प्रकार से जो इसमें 3 अक्षर घटे हुए हैं, इसमें से इसमें देखें 3 अक्षर घटे हुए हैं, इसमें देखें HIJK यहाँ पर 3 अक्षर ऐड है, यहाँ पर देखें तो EFGH यानी यहाँ से चलेंगे तो 3 अक्षर यहाँ पर घटे हुए हैं। इस प्रकार यहाँ पर 3 अक्षर जुड़े हुए मिलेंगे UVWX, इस प्रकार से मिले हुए। तो इस प्रकार से दोस्तों हम चलेंगे। सबसे पहले 3 अक्षर हम ऐड करेंगे DEFG, तो G है तो G आ जाएगा, ठीक है। बाद में हम 3 अक्षर लेस करेंगे, इसमें से लेस करेंगे तो R से पहले क्या आता है QP और अन, और इस प्रकार से O और अन आ जाएगा, यहाँ पर अन आ जाएगा। इस प्रकार से हम I है, I को हम 3 अक्षर ऐड करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमें ये फॉलो करके चलना है। 3 अक्षर यदि हम ऐड करेंगे JKL अम आ जाएगा, अम आ जाएगा। तो अपना इस प्रकार से हम करेंगे इसको। तो बाद में हम देखेंगे तो इसमें 3 अक्षर हम लेस करेंगे तो अपना I आएगा JKL अम, ठीक है। फिर इसमें से 3 अक्षर हम ऐड करेंगे FGHI, तो भी I आ जाएगा। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन नंबर जो ए है वो पहले 3 अक्षर ऐड करने हैं, फिर लेस करने हैं, फिर ऐड करने हैं, फिर लेस करने हैं, फिर ऐड करने हैं। तो इस प्रकार से हम चलेंगे। अपना ए ऑप्शन जो है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। एक स्कूल में 200 छात्र है, यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 9:1 है तो स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का मध्यानुपात में ज्ञात करना है। दोस्तों देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एक स्कूल में 200 छात्र है, 200 टोटल छात्र है। इसमें जो बॉय और जो गर्ल है इसका अनुपात में 9:1 दिया गया है। यदि हम इसको 9.1 में इसको बांटेंगे तो 180 ये आ जाएगा, 20 ये आ जाएगा। आने के बाद में स्कूल में हमें इनका मध्य समानुपात निकालना है। मध्य समानुपात निकालेंगे तो हम इन दोनों की गुणा करेंगे और हमें इसका वर्गमूल इसका लगा देंगे। इसकी यदि हम गुणा करेंगे तो 3600 आएगा, 3600 हम वर्गमूल करेंगे तो ये 60 अपना उत्तर आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। दोस्तों मध्य समानुपात में हम ऐसे करेंगे, दोनों की गुणा करके हम वर्गमूल लगाएंगे, तो वर्गमूल लगाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा अपना 60। तो इस प्रकार हम इसको कर देंगे। P क्यू का पिता है जो R का दादा है, R की शादी M से हुई है, M T का बेटा है, T H की माँ है। तो बताओ M का H से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। दोस्तों हम इसको करके देखते हैं। P क्यू का पिता है, जो P है ये क्यू का पिता है, P क्यू का पिता है, जो R का दादा है, जो क्यू है ये R का दादा है, ये R का दादा है। क्यू जो है ये R का दादा है और R की शादी M से हुई है, जो R की शादी है वो M से हुई है, M से हुई है। और M T का बेटा है, ये जो M है ये दोस्तों T का बेटा है, यानी ये इसकी पुत्री है, ये इसकी पुत्री है, फिर T का बेटा है। और जो T है वो H की माँ है, जो T है वो H की माँ है, यानी ये दोनों भाई बहन हुए, ये दोनों भाई बहन हुए। T की जो H की माँ है, तो बताओ M का H से क्या संबंध है, तो दोनों भाई बहन हुए दोस्तों, ये भाई बहन हुए तो दोस्तों इनका भाई, ये दोस्तों दोनों भाई भी हो सकते हैं, ये भाई है तो ये भी भाई हो सकता है। तो इस प्रकार से, लेकिन ये दोस्तों भाई है क्योंकि ये दोस्तों फीमेल है, तो ये दोस्तों मेल है क्योंकि इन दोनों की शादी हुई है, तो ये दोस्तों मेल है।
ये दोस्तों फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, ये हमें नहीं दे रखा है, लेकिन दोनों ये हमें पता है कि दोनों के दोनों टी के बेटे हैं, दोनों के दोनों टी के ही पुत्र या पुत्री है। तो दोस्तों हम क्या है, हम हमें पता है कि मेल है तो ये दोस्तों भाई हो सकता है, बहन तो हो नहीं सकती, तो ये दोस्तों भाई होगा। ये दोनों भाई बहन है, या तो भाई भाई है या फिर भाई बहन है। तो दोस्तों इसका हम का पूछा है तो हम तो इसका भाई होगा, हमको पता ही है, तो इसका भाई इसका उत्तर आ जाएगा। बी ऑप्शन जो अपना सही उत्तर हो जाएगा। आपका 69वें नंबर का प्रश्न है, समचतुर्भुज का अक्षेत्रफल निकालना है। दोनों विकर्ण हमें दिए हुए हैं 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और समचतुर्भुज का हमें पता ही है कि क्या फार्मूला होता है, 1/2 पहला विकीर्ण गुणा में दूसरा विकीर्ण। 1/2 पहला विकीर्ण इसमें 7 दिया है, दूसरा 6 दिया है, इसको हम काट देंगे 3 पर, तो ये 7 या 21 इसका उत्तर आ जाएगा। तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा, जो अपना ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। बिल्कुल सिंपल दोस्तों, आज के जो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं देखने से कुछ मुश्किल लग रहे हैं कि ये क्वेश्चंस मुश्किल है, लेकिन दोस्तों यदि हम इसको करके देखते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो दोस्तों फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यदि हमको फार्मूले आते हैं तो इन क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें देखने से ऐसा ज़रूर लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे, लेकिन दोस्तों यदि हमें इसका फार्मूला पता है तो हम इनको आसानी से हल कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों अपना लास्ट जो क्वेश्चन आता है मैथ और रीजनिंग का, वो है यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, इन दोनों का उल्टा है, माइनस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ माइनस हो, तो 16 गुणा 2 भाग 4 प्लस 7 माइनस 8 का हमें मान निकालना है। तो हमें पता है कि इसमें 16 दिया हुआ है, 16 गुणा में है तो गुणा का अर्थ क्या प्लस है, 2 भाग का अर्थ माइनस है, 4 दिया हुआ है, और प्लस का अर्थ क्या है गुणा है, 7 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कि माइनस का हमें पता है कि भाग है, भाग कितना है 8, ये हमें इसका मान निकालना है। दोस्तों हम इसको मान कैसे करेंगे, हम इसका हल कर देंगे सीधा सीधा, तो हमारा वो मान आ जाएगा। इसको हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम भाग वाले का करेंगे, तो इसको हम 7/8 हम लिख देंगे, 7/8 लिख दिया। अब हम इसको करके देखते हैं, तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे कि 16 प्लस में 2 माइनस में, इसको यदि हम काट सकते हैं क्योंकि इसको गुणा वाला क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 पे कर देंगे, तो इसका माइनस में 7/2 आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। यदि हम इसको एलसीएम ले 2, यहाँ पर 32 आएगा, 4 माइनस 7, इसको करेंगे 29/2, इसका उत्तर आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 29/2 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने जो 21वां वीकली टेस्ट है, जो अपना संत रविदास लाइब्रेरी श्याम सुख के अंदर लिया गया है दोस्तों, इसके सभी के सभी हमने मैथ और जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन हमने कर दिया है। दोस्तों अब हम अपने जो बचा हुआ जो पार्ट है जो क्वेश्चन का उसको करते हैं, और उसके बाद हमारा जो 21वें नंबर का जो वीकली टेस्ट है उसका दोस्तों सोल्यूशन अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपना बचा हुआ पोर्शन करते हैं, जिसके अंदर अपने नेशनल जीके के और जो जिसके अंदर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ईवीएस जैसे क्वेश्चंस डालते हैं। हरियाणा जीके जिसके अंदर एक मेजर रोल होता है, और हम जैसे अपना बचे हुए जो पोर्शन इंग्लिश और हिंदी का है उसका भी हम अब सोल्यूशन करते हैं।